आज के क्लास में हम लोग आप लोग को जो है क्लास 12 का फिजिक्स का कुछ मोस्ट डेरिवेशन बताएंगे, सेकेंड फिजिक्स का। लिखे हैं, मिला लीजिएगा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा जो है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा जो है हम तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे, फिर इसी में तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे और एक परिणामी तीव्रता का भी डेरिवेशन कराएंगे व्यतिकरण के प्रारूप में। तो पहले तो इसका ये भी परिभाषा बहुत मोस्ट है, उसको तैयार आप लोग कर सकते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत जो है, अब इस सिद्धांत के आधार पर जो हमने लिखा है परावर्तन के नियम की व्याख्या। परावर्तन का नियम क्या है? तो परावर्तन का नियम पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा हमारा नियम है आपतन कोण और आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग सिद्ध करेंगे आई इक्वल आर। सबसे पहले एक समतल तरंगाग्र ले लेंगे। एक समतल तरंगाग्र हमने ले लिया। समतल तरंगाग्र है हमारा जेड, जेड डैश ले लिए। समतल तरंगाग्र ले लिए जेड, जेड डैश ले लिए। एक तरंग की स्थिति हमने लिया, एक हमने तरंग की स्थिति ले लिया, बल्कि इसके समानांतर एक ही बात, दोनों हम तरंगों की स्थितियों को दिखाते चलेंगे। टी बराबर टी समय अंतराल बाद एक इस तरीके से इसका परावर्तन बनाएंगे, क्योंकि परावर्तन की नियम यही है ना कि जब परावर्तक पृष्ठ से कोई किरणें टकराती है तो पुनः उसी मार्ग में विचलित हो जाती है। तो हमने कहा कि समानांतर अगर रेखा लेंगे तो समानांतर विचलित होंगी माध्यम की स्थिति में। इसमें एक हम ऐसे अभिलंब डाल दिए, आपतित तरंगाग्र भी बन जाएगा हमारा जो है। आपतित तरंगाग्र हो जाएगा ए बी। आपतित जो है तरंग की स्थिति है ए बी है। ये हमारा एक, इस पे भी अभिलंब हम लोग ऐसे डालेंगे। ये हो गया हमारा बी डैश, ये अभिलंब हो गया। ठीक, डैश 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 अभिलंब की स्थिति में दिखाएंगे। अगर ये आई रहेगा इसके बराबर ये भी हमारा होगा आई। तरंगाग्र की स्थिति में परावर्तित कोण आर, जब उसको आर हम लोग मानेंगे तो ये स्थिति भी हमारा जो होगा, ये वाला कोण क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। परिवार फिगर हमारा बन गया। फिर से मिला लेना है कि माना, अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग। तो एक पहले तो समतल तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र एक परावर्तक पृष्ठ है। कौन? परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है, जिस पर समतल स्थिति पे एक बिंदु टी बराबर 0 समय अंतराल पर बिंदु ए पर स्थित है, जो टी समय अंतराल बाद बदलकर, जो टी समय बाद जो होता है तरंगाग्र स्थिति भी चाल से चलकर बिंदु बी को पृष्ठ ए डैश से, बिंदु पी को पृष्ठ ए डैश से जो है पहुंचने में टी समय लगता है। तो उसको थोड़ा सा दो लाइन हम लोग लिखेंगे कि माना एक परावर्तक पृष्ठ, माना एक परावर्तक पृष्ठ कौन है? जेड जेड डैश है। माना एक परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी, जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी जो है कैसे स्थित है? तिरछा आपतित है। जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी जो है तिरछा आपतित है। इसकी स्थिति कितने समय अंतराल पर? टी बराबर 0 पर परावर्तक जो पृष्ठ पर है, टी बराबर 0 पर परावर्तक पृष्ठ पर बिंदु ए पर है। टी बराबर 0 समय अंतराल पर परावर्तक पृष्ठ पर जो है कहां पर स्थित है? बिंदु ए पर है। और बिंदु बी से ए डैश तक पहुंचने में
ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता हो, टी समय अंतराल वो कहां से कहां तक पहुंच रहा है, बिंदु बी से बिंदु ए डैश तक पहुंचने में टी समय अंतराल लगता हो। तो अब हम लोग अगर कहें कि इसकी चाल, यदि तरंग की चाल, यदि तरंग की चाल हमने मान लिया कि तरंग की चाल कितनी है भी हो, तो कि इसमें चाल तो बदलेगा नहीं, क्योंकि परावर्तन की स्थिति में चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाल भी हो। तो जब भी मान लेंगे तो यहाँ से हम दो विस्थापन निकालेंगे, एक विस्थापन निकालेंगे ए बी डैश का और एक विस्थापन निकालेंगे ए डैश बी का, और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। क्योंकि चाल हमारे पास है, चाल कितना है टी है, समय हमारे पास है कितना समय अंतराल, चाल हमारा भी है, समय कितना है टी है, तो विस्थापन तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जब विस्थापन की बात करें तो हो जाएगा वेग, वेग है हमारा भी है इंटू समय कर देंगे। तो अगर हम कहें कि हम दो विस्थापित स्थिति निकाल रहे हैं, ए बी डैश और ए डैश बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हमने कहा ए बी डैश और ए डैश बी दोनों आपस में बराबर होंगे, और दोनों का वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा, भी इंटू टी हो जाएगा। जैसे हमने कहा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय के हिसाब से भी इंटू टी कर लिए। अब यहाँ हम दो त्रिभुज लेंगे, पहले त्रिभुज का ऐसा एक लेखन लेंगे जिसमें आई आवे और दूसरा ले लेंगे आर आ जाए। तो अगर आई वाले त्रिभुज की बात करें तो हम ले सकते हैं ए डैश बी डैश में हम लोग त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश में जब ये त्रिभुज लेते हैं तो हो जाएगा साइन आई इक्वल जब लेते हैं तो हमारा आ जाएगा साइन आई इक्वल ए बी डैश माने लंब और बटा कोण हो जाएगा ए इंटू ए डैश। हमने कहा आई है 90 है, तो 90 के सामने वाले को हम लोग कण कहते हैं। 90 वाले के जो सामने की स्थिति होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, कण कहते हैं। तो जब कण ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन आई इक्वल हो जाएगा ए बी डैश, ए बी डैश साइन आई इक्वल टू सॉरी आई इक्वल टू हम लोग जो लिए हैं आई वाले में ए बी डैश आ रहा है ना, आई का मतलब हो जाएगा हम लोग का ये पूरा एंगल है, थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक में प्रिंट किया है, ये हमारा पूरा आई है, इसमें आई हो गया। हाई वाला जो एंगल है आर हो जाएगा। तो जब साइन आई लेंगे तो त्रिभुज हमारा बन जाएगा साइन ए डैश इंटू बी में, तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश बी साइन आई इक्वल टू ए डैश बी, आई के सामने को लंब कहेंगे और बटा कोण हो गया ए डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। साइन आई इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए डैश बी अपान ए डैश। इसी तरह दूसरा जब त्रिभुज ले लेंगे ए डैश बी डैश में, यहां से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, साइन आर। तो साइन आर इक्वल जब लेते हैं तो साइन आर इक्वल जब लेंगे तो साइन आर इक्वल टू हो जाएगा ए बी डैश अपान ए डैश। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण एक में समीकरण 2 से हम लोग भाग दे देंगे, तो जब भाग देंगे तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड इक्वेशन से जब भाग देंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 तो हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर इक्वल ए बी बटे ए डैश अपान ए बी डैश अपान ए डैश कैंसिल हो गया। अब जो बच गया क्या बच गया, साइन आई अपान साइन आर इक्वल, इसकी जगह क्या लिख देंगे वी टी अपान वी टी, ये दोनों कैंसिल होके एक हो जाएगा, अर्थात साइन आई इक्वल साइन आर, साइन आई इक्वल क्या हो गया साइन आर, तुलना कर देंगे तो एंगल आई इक्वल एंगल आर, अर्थात आपतन कोण बराबर, आर का मतलब क्या हो जाएगा परावर्तन कोण। ये हमारा व्याख्या हो गया किसका, परावर्तन के नियम की व्याख्या। हम किसकी व्याख्या कर लिए, परावर्तन के नियम की व्याख्या। फिर से मिला लेना है, एक परावर्तक पृष्ठ ले लेंगे, एक परावर्तक पृष्ठ ले लेंगे कौन, जेड जेड डैश परावर्तक पृष्ठ ले लिए जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित करेंगे, थोड़ा सा हम सीधा करते हल्का सा तिरछा आपतित कर देंगे। तिरछा आपतित करने के बाद
है टी बराबर 0 समय अंतराल पर परावर्तक पृष्ठ पर वो बिंदु ए पर रहेगा, जबकि टी समय लगेगा कहां से कहां पहुंचने में, बिंदु बी से ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगा। यदि इसमें तरंग की चाल भी हो तो दो त्रिभुज ले लिया जाएगा, जिसमें से एक त्रिभुज से साइन आई का वैल्यू निकाल लेंगे, एक त्रिभुज से साइन आर का वैल्यू निकालेंगे, और जब दोनों वैल्यू निकल जाएगा समीकरण एक में समीकरण दो का जब भाग दे देंगे हम लोग, तो भाग देने के बाद किसका वैल्यू आ जाएगा, आई इक्वल आर, जिससे हम किसके नियम की पुष्टि कर देंगे, परावर्तन के नियम की पुष्टि होगी। अब दूसरा हम इसी में बताने जा रहे हैं आप लोग को अपवर्तन के नियम की व्याख्या। हाइगेंस के ही द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से हम अपवर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हम लोग परावर्तन की जगह पे अब निगमन किसके करेंगे, अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। अपवर्तन के नियम की व्याख्या करने जा रहे हैं किसके सिद्धांत पे, तो हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर जब अपवर्तन के नियम की व्याख्या होगी, तो अपवर्तन के नियम की व्याख्या में पहले तो हमारे पास अपवर्तन का नियम क्या है, तो पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या है, तो आपतन कोण का ज्या माने साइन आई और अपवर्तन कोण का ज्या माने साइन आर, दोनों के अनुपात आपस में एक नियतांक होता है। तो हम अपवर्तन के नियम में क्या करेंगे कि माध्यम एक ले लेंगे, अपवर्तक पृष्ठ जेड, जेड डैश ले लिए, अपवर्तक पृष्ठ जेड, जेड डैश ले लिए, समतल तरंगाग्र को तिरछावृत्त के यहाँ भी है, दो तरंग की स्थिति हम लोग लेंगे, चूंकि इसमें माध्यम बदलेगा थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। जब माध्यम बदलेंगे तो थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। समतल तरंगाग्र की स्थिति जो है इस तरह से हमने ले लिया, ए और बी, टी समय बाद ये हमारा ए डैश पे है, ये मान लेंगे बी डैश, ये हमारा कोण आई है, ये हमारा कोण सॉरी कोण आई है, यहाँ कोण आर हो गया, डैश डैश जैसा विलंबवत स्थिति हो जाएगा। जब हम माध्यम चेंज करते हैं, जब हम माध्यम चेंज करते हैं, तो माध्यम चेंज करने का मतलब क्या होता है कि माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक और माध्यम की चाल दोनों ही डिफरेंट होता है। ये हमारा एक माध्यम हो गया, तो हमने लिख दिया माध्यम एक, इसका मान लिया कि जो चाल है, जिस चाल से ये तरंग की स्थिति जा रही है, चाल हमारा हो गया v1। ये जो दूसरा माध्यम में अपवर्तित हो रहा है, ये हमारा माध्यम दूसरा हो गया, माध्यम दो हो गया, और इसमें चाल को हम क्या मान लिए, v2 मान लिए, चाल को क्या मान लेंगे, v2 मान लेंगे। फिर से मिला लेना है, एक अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है, एक अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है, जिसमें समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित है, जो t समय अंतराल पर अपवर्तक पृष्ठ को बिंदु A पर स्पर्श करता है, बिंदु B से t समय में वह बिंदु A डैश पे पहुंचता है। यदि पहले माध्यम में जो है तरंग की चाल v1, दूसरे माध्यम में तरंग की चाल v2 हो, तो यहाँ भी सेम उसी तरह से दोनों त्रिभुज लिया जाएगा। दोनों त्रिभुज लेने के बाद अब यहाँ जो होगा हम लोग का दोनों विस्थापन जो है, दोनों विस्थापन की जो बात कर रहे हैं, माने ए बी डैश और ए डैश बी, दोनों विस्थापन जो होगा वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ चाल डिफरेंट है लेकिन समय एक समान रहेगा, आवृत्ति की स्थिति एक समान रहेगी। तो लिखेंगे माना माना दो लाइन का इसमें भी परिभाषा लिया रखा जाएगा, माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक, जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, जिस पर
समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित है। अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तक पृष्ठ पर t बराबर 0 समय पर तरंग की स्थिति t बराबर 0 समय पर तरंग की स्थिति बिंदु A पर स्थित है। तरंग की स्थिति बिंदु A पर स्थित है तथा B से A डैश तक पहुंचने में t समय लगेगा, माने लगता है। अब दो चाल है, यदि पहले माध्यम की चाल यदि पहले माध्यम की चाल v1 व दूसरे माध्यम में जो तरंग की चाल है v2 हो, तो पहले माध्यम में जो तरंग की स्थिति की चाल है, पहले माध्यम में जो तरंग की स्थिति की चाल है हम उसको v1 मान लिए। पहले माध्यम में जो तरंग की स्थिति की चाल है v1 मान लिए, जबकि दूसरे माध्यम में जो तरंग की स्थिति की चाल है उसको क्या मान लिया, v2 मान लिया। अब यहाँ हम फिर कहेंगे कि दो विस्थापन हम लोग निकालेंगे। अगर पहले स्थिति का विस्थापन कहें कि a डैश b इक्वल तो हो जाएगा v1 इंटू टी। चाल बराबर दूरी बटा समय से लिए हैं तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। उसी तरह ए बी डैश का मान पूछे तो ए बी डैश जो है हमारा ए बी डैश का जो मान है वो क्या हो जाएगा v2 इंटू टी। फिर हम पहला त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ए डैश बी में त्रिभुज ए डैश बी में क्या होगा, तो साइन आई इक्वल लंब बटे कर्ण, आई के सामने क्या है ए डैश बी, लंब हो गया ए डैश बी अपॉन ए डैश। या इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। सेम उसी तरीके से फिर हल करेंगे। दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ए डैश बी डैश में हो जाएगा क्या चीज, साइन आर इक्वल तो हो जाएगा ए बी डैश अपॉन ए डैश। इक्वेशन नंबर सेकेंड साइन आई साइन आर जहां निकला तुरंत हम समीकरण एक में भाग दे देंगे, समीकरण दो का समीकरण एक में भाग दे देंगे। किस समीकरण का, समीकरण दो का। जब समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दे देंगे तो हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए डैश बी अपॉन ए डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए डैश। ये दोनों का दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल ए डैश बी का वैल्यू है v1 टी अपॉन v2 टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल v1 अपॉन v2। और v1 अपॉन v2 को हम लोग नियतांक कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है नियतांक। ये जो होता है n2 अपॉन n1 माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। v1 अपॉन v2 इक्वल टू नियतांक इक्वल हो जाएगा n2 अपॉन n1। तो यहां हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2 की जगह क्या हो गया, नियतांक। ये हमारा नियम की पुष्टि हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। या यह भी हम लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1
और N2/N1 को भी तो यह कहते हैं अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तन। तो ये हमारा पुष्टि हो गया किसका, अपवर्तन के नियम की व्याख्या हुआ। फिर से मिला लेना है, एक अपवर्तक पृष्ठ लेंगे z एक अपवर्तक पृष्ठ हम लोग ले लेंगे z है, जिस पर समतल तरंगाग्र AB को तिरछा आपतित किया जाएगा। तिरछा आपतित करने के बाद अपवर्तक पृष्ठ जो z है उस पर t बराबर 0 समय अंतराल पर, t बराबर 0 समय अंतराल पर इसकी स्थिति किस बिंदु पर है, बिंदु A पर स्थित है। जो बिंदु B से A' जो पहुंच रहा है उसमें लगने वाला समय t समय लग रहा है। यदि माध्यम, चूंकि हमारे पास अपवर्तन का नियम है तो दो माध्यम होगा। यदि पहले माध्यम में जो उसकी वेलोसिटी है वेग है v1 हो, और दूसरे माध्यम में जो तरंग की चाल है अगर वो v2 हो, तो पहले माध्यम में तरंग की चाल v1 हो, दूसरे माध्यम में तरंग की चाल यदि v2 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, v1 v2 से पहले विस्थापन निकालेंगे, पहले माध्यम का विस्थापन, दूसरे माध्यम का विस्थापन, फिर एक बार I की स्थिति में त्रिभुज जो बना है उसको ले लेंगे तो साइन I का माना जाएगा। फिर R की स्थिति में जो ट्रेंगल बना है, त्रिभुज बना है, उसको ले लेंगे तो साइन R का माना जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिया जाएगा, जो भाग देने के बाद आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन के नियम की व्याख्या होगा। अब अगला एक डेरिवेशन और आप लोग को बताने जा रहे हैं। परिणामी तीव्रता का एक डेरिवेशन है, उसको बता रहे हैं अब आप लोग को, व्यतिकरण के प्रारूप में है वो। क्वेश्चन है कि, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया है कि व्यतिकरण तरंग है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, व्यतिकरण तरंग y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी एवं y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 के व्यतिकरण के कारण दो तरंग है के व्यतिकरण के कारण तरंग की तीव्रता उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तीव्रता के सूत्र का जो है निगमन करना है। फिर से मिला लेना, इसमें दो तरंगे हैं, व्यतिकरण की दो तरंगे हैं। दो तरंगों को देख के कह रहा है कि व्यतिकरण तरंग y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, व्यतिकरण तरंग जो है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी एवं y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 के व्यतिकरण के कारण जो उत्पन्न है परिणामी तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। हमारे पास दो तरंगों का समीकरण दिया है। पहला तरंग कौन है, y1 इक्वल टू है a1 साइन ओमेगा टी है, y1 का वैल्यू दिया है, y2 का क्या दिया उसको भी लिखते चलेंगे, y2 इक्वल a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। परिणामी तीव्रता का अगर मान लेते हैं, समीकरण की बात करें तो परिणामी अगर निकाले विस्थापन तो y बराबर लिख सकते हैं y1 प्लस y2। परिणामी विस्थापन अगर पूछा जाए तो विस्थापन समीकरण है हमारे पास, तो परिणामी विस्थापन का समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2। हमने कहा दोनों समीकरणों को जोड़ लेना है, y1 और y2 का वैल्यू रखेंगे
जब y1 y2 का वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल हो गया y1 का वैल्यू है a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि साइन a प्लस बी के फार्मूला पे पुटअप कर देंगे। और साइन a प्लस बी का क्या फार्मूला है हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a कॉस बी। साइन a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। हम इसी फार्मूले पे क्या करेंगे व्यतिकरण के प्रारूप का फार्मूला इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन a की जगह है ओमेगा टी cos 5 प्लस cos ओमेगा टी साइन 5। जब इनटू करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 का गुणा करेंगे अब a2 साइन ओमेगा टी cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन 5। हमने कहा a2 का गुणा कर लिए। a2 का गुणा करने के बाद इन दोनों में से क्या कॉमन है साइन ओमेगा टी कॉमन कर लेंगे। तो जब साइन ओमेगा टी कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या चीज a1 प्लस a2 cos 5 बाहर निकाल लेंगे साइन ओमेगा टी। हमने कहा दोनों में से क्या कॉमन है साइन ओमेगा टी। जब साइन ओमेगा टी कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा a1 प्लस a2 cos क्या बचेगा साइन ओमेगा टी कॉमन करेंगे तो a1 प्लस a2 cos 5 साइन ओमेगा टी प्लस a2 cos ओमेगा टी। ये हमारा हो गया साइन 5 हो गया। विस्थापन समीकरण अगर पूछे तो हम लोग इतने पे भी छोड़ सकते हैं। विस्थापन समीकरण के बाद परिणामिक तीव्रता की बात किया है कि परिणामिक तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कालांतर की स्थिति है आयाम का इसके बराबर हम इसका आयाम को मान लेंगे a cos थीटा और ये जो हमारा a2 sin फाई आ रहा है इसको मान लेंगे माना a sin थीटा। तो माना इससे हमारे पास क्या है a1 प्लस a2 है a1 प्लस a2 cos 5 परिणामिक आयाम को हम लोग मानते हैं r। तो मान लेंगे माना r cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कर लेते हैं मान लेंगे क्या चीज a1 प्लस a2 cos 5 इक्वल टू r cos थीटा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या बच गया a2 sin 5 को मान लेंगे a2 sin 5 को मान लेंगे r sin थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों समीकरणों के वर्ग करके जोड़ना है। समीकरण का वर्ग करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो है स्क्वायर करके जोड़ेंगे ये तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माने a1 प्लस a2 cos 5 का होल स्क्वायर प्लस a2 sin स्क्वायर 5 इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हमने कहा दोनों समीकरणों का वर्ग करके जब जोड़ेंगे तो यहाँ आप किस पे तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां हम देख रहे हैं तो कॉमन क्या है r स्क्वायर। तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका मान हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है। चलिए वो 1 हो गया। और यहां से भी हम देख रहे हैं a2 स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा a1 स्क्वायर प्लस जब हम a2 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5 इक्वल r स्क्वायर। या हमारे पास इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा अर्थात r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस इसका मान है a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। यहाँ ध्यान दीजिएगा अगर परिणामी आयाम पूछे तो हम इतने पे छोड़ सकते हैं। परिणामी विस्थापन पूछे
ये हमारा इक्वेशन था। लेकिन अब आखिरी लाइन हमसे क्या पूछा है, तीव्रता। तो तीव्रता की स्थिति में हम चूंकि जानते हैं कि तीव्रता जो होता है समानुपाती होता है आयाम के वर्ग का। तीव्रता जो होता है समानुपाती होता है आयाम के वर्ग का। अर्थात हम कह सकते हैं कि आई अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो वैल्यू क्या लगता है, कांस्टेंट के ए स्क्वायर। अर्थात अगर ए स्क्वायर बराबर पूछे तो लिख सकते हैं आई अपन के। तो उस हिसाब से परिणामी तीव्रता आई है, इसकी तीव्रता I1 मान ले, दो आयाम है तो पहले आयाम की तीव्रता I1 मान ले, दूसरे आयाम की तीव्रता अगर I2 मान ले तो उस हिसाब से हम रखते चलेंगे। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई अपान के इक्वल I1 अपान के स्क्वायर है I2 अपान के, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा तो 2 अंडर रूट I1 I2, इसका भी के इसका भी रूट का के तो बाहर के हो जाएगा कास फाई, के सब कैंसिल हो जाएगा। या हम इस बल्कि इसे आप लोग कर लीजिए I1 I2 बटा के स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। A1 का वैल्यू रूट में I1 अपन के I1 अपन के, A2 का वैल्यू रूट में I1 अपन के, तो ये के हो जाएगा। अब इसके बाद हम कहेंगे कि I अपन के इक्वल टू क्या बच गया, तो I1 अपन के प्लस I2 अपन के प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 अपन के कास 5 के सब कैंसिल हो जाएगा अर्थात I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। ये हमारा हो गया परिणामी तीव्रता का डेरिवेशन। मिला लेना है फिर से। अगर परिणामी तीव्रता दे रहा है तो दो तरंग समीकरण देगा। तरंग समीकरण विस्थापन व्यतिकरण के रूप में दिया था y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी, y1 बराबर क्या दिया था a1 sin ओमेगा टी, y2 बराबर क्या दिया था a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। परिणामी है y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। दोनों वैल्यू रखेंगे, इसको साइन ए प्लस बी पे तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद एक जो समीकरण हमारा आएगा वो विस्थापन समीकरण है। जो समीकरण हमारा आएगा विस्थापन समीकरण है, उसमें से छांट लेंगे आयाम के रूप में a1 प्लस a2 cos फाई को मान लिए r cos थीटा, a1 प्लस a2 cos फाई को मान लिए r cos थीटा, a2 sin फाई को मान लिए r sin थीटा। फिर दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद सॉल्व करते जाएंगे। परिणामी आयाम का डेरिवेशन सिद्ध होगा। परिणामी आयाम का डेरिवेशन सिद्ध करने के बाद हम चूंकि जानते हैं कि तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आई अनुक्रमानुपाती a स्क्वायर आई इक्वल टू के स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू आई बटा के, उससे हम लोग तीव्रता के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे समीकरण को। फिर जो इक्वेशन बनेगा समीकरण बनेगा किसका, परिणामी तीव्रता का, तो वो बनेगा I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 अंडर रूट I1 I2 cos 5। कंडीशन इसमें कभी कभी ये भी पूछता है कि परिणामी तीव्रता का मान कब अधिकतम कब न्यूनतम होता है। तो जब अनुदिश रहेगा तो अधिकतम होगा, जब एक दूसरे के समानांतर रहेगा तो cos 180 का मान माइनस में चल जाता है तो न्यूनतम होता है। आगे इसी के आधार पर जो इस चैप्टर क्या है सेकंड चैप्टर आप लोग का था, इसमें जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनका जो है क्लासेज आपको पढ़ाया